बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है, जो कि है बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, और इसमें हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स आज देखेंगे। स्पेसिफ़िकली आज हम ये जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम मैट्रिक और एफएससी लेवल से देखेंगे, और फिर नेक्स्ट इसी चैप्टर के मज़ीद भी पार्ट्स होंगे। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम मज़ीद आगे जो इसका सिलेबस रह गया है वो प्रोसीड करेंगे। जी, तो सबसे पहले मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन के ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा हो, जिनका मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा हो, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जॉइंट साइज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पॉलीमर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। सारे जितने भी पॉलीमर्स होते हैं ना, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स भी हों। तो अब हमने ये समझना है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स में क्या डिफरेंस है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं होता कि उनमें रिपीटिंग यूनिट्स हों, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें रिपीटिंग यूनिट्स नहीं होते, लेकिन पॉलीमर्स की ये स्पेसिफ़िकली एक करैक्टरिस्टिक है कि वो रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनते हैं, मीन के मोनोमर्स से मिलके ही बनते हैं पॉलीमर्स। जैसे कि हीमोग्लोबिन है तो वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन पॉलीथीन है तो वो या पॉलीथाइलिन जिसे हम कहते हैं, वो एक पॉलीमर है, ठीक है। नेक्स्ट हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन देखें तो इनऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इनऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ये जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट और सैंड वगैरह इसकी एग्जांपल हैं, जिनको आप बखूबी जिनसे वाकिफ़ हैं। ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? इनकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक बायोपॉलीमर्स होते हैं और एक सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। बायोपॉलीमर्स को भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, यानी कि नेचुरल पॉलीमर्स जिन्हें हम कहते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। और सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हैं उसमें आपके पास प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर और रबर्स वगैरह शामिल हैं। मज़ीद भी इनकी एग्जांपल्स होती हैं। जी, तो अब इस लेक्चर में हमने डिटेल में जो चीज़ देखनी है ना, वो आपके पास है सिंथेटिक पॉलीमर्स। जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं उनकी अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। सिंथेटिक पॉलीमर्स को स्ट्रक्चर के लिहाज से, पॉलीमराइजेशन के लिहाज से, और नेचर ऑफ मोनोमर्स के लिहाज से, और फिर हीटिंग इफ़ेक्ट्स के लिहाज से, या फिर उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिहाज से हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो ये 4 टाइप की क्लासिफिकेशन हो गई। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से। स्ट्रक्चर के लिहाज से जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक लीनियर होते हैं, दूसरे ब्रांच्ड होते हैं, और तीसरे क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ठीक है। इनकी 3 टाइप्स हैं। तीनों की करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो जो लीनियर्स होते हैं उनकी वो हाई डेंसिटी पॉलीमर्स होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उनकी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। और जो ब्रांच्ड लीनियर हैं, दूसरी जो टाइप है ब्रांच्ड लीनियर, उनकी लो डेंसिटी होती है ड्यू टू ब्रांचेस, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड जो थे क्रॉस लिंक्ड लीनियर या फिर इंटरकनेक्टेड भी इनको कहते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि 3D नेटवर्क होते हैं, ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों की आपने एग्जांपल्स भी अच्छी तरह याद करनी है। फर्स्ट जो लीनियर पॉलीमर्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स में जो लीनियर पॉलीमर्स हैं, मीन जो स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारी फर्स्ट टाइप है, उसकी आपके पास एग्जांपल्स हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नायलॉन एंड पॉलीएस्टर। दूसरे जो हैं ब्रांच्ड लीनियर, उसकी आपके पास एग्जांपल्स हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। थर्ड जो आपके पास हैं क्रॉस लिंक्ड लीनियर या इंटरकनेक्टेड, उसमें आपके पास एग्जांपल हैं बैकलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लिप्टर। इनकी एग्जांपल्स को स्पेशली बहुत अच्छे से याद करें। नेक्स्ट जी हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है पॉलीमराइजेशन के लिहाज से। जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है जिसमें इनकी फॉर्मेशन होती है, उसके लिहाज से 2 तरह के पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। थर्ड क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ मोनोमर्स के लिहाज से। एक होते हैं होमोपॉलीमर्स, दूसरे कोपॉलीमर्स एंड तीसरे टर्पॉलीमर। इनकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। फोर्थ क्लासिफिकेशन हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट के लिहाज से, या फिर इनकी नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिहाज से। 2 तरह की पॉलीमर्स होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होते हैं और दूसरे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। इनको मज़ीद हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। रॉ रबर की अगर हम वोल्कनाइजेशन करवाते हैं, मीन कि उसे हीट करते हैं सल्फ़र की मौजूदगी में, तो रॉ रबर जो है वो क्रॉस लिंक्ड रबर में चेंज हो जाता है। और क्रॉस्ड लिंक्ड रबर जो है इसकी ज़्यादा अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसके यूजेस भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रॉ रबर।
उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी रायोन फर्स्ट फ्रॉम सेलुलोज वाज प्रिपेयर्ड। रायोन को सेलुलोज से प्रिपेयर किया गया था, और रायोन जो है वो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है, याद रखिएगा, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है रायोन। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट नीचे लिखा हुआ मैंने, फर्स्ट टोटली सिंथेटिक पॉलीमर जो है उसका नाम है बैकलाइट। फर्स्ट टोटली सिंथेटिक पॉलीमर का नेम है बैकलाइट, और इसको प्रिपेयर किया था लियो बैकलैंड ने। और उसने जो मोनोमर्स यूज़ किए थे बैकलाइट की फॉर्मेशन के लिए वो थे जी फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल। सिंथेटिक पॉलीमर्स की एग्जांपल्स की बात करें तो पीछे भी हमने देखे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीएस्टर, नायलॉन 6 एक्राइलिक रीजन्स वगैरह। ठीक है, इनको आगे डिटेल में भी देखेंगे, इनको बेशक कभी आप लोग अपने नोट्स में मेंशन ना करें, आगे आप लोग कर लेंगे। उसके बाद जी स्टॉडिंगर थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पॉलीमर्स का या मैक्रोमॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट स्टॉडिंगर ने दिया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि जो पॉलीमर्स हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स। और उन्होंने ये भी बताया था कि लॉन्ग चेन फार्मूला जो होता है पॉलीमर्स का, कौन कौन से पॉलीमर्स का लॉन्ग चेन फार्मूला उन्होंने बताया था, पॉलीस्टाइरीन का, रबर का और पॉलीऑक्सीमिथाइलिन का। ठीक है, इन तीनों का, पॉलीस्टाइरीन, रबर का और पॉलीऑक्सीमिथाइलिन, इन तीनों का इन्होंने लॉन्ग चेन फार्मूला भी सजेस्ट किया था। ये इसके बाद यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स एज एन एनर्जी सोर्स डायग्राम बनाई हुई है थोड़ा सा समझाने के लिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारी फूड में शामिल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, हमारी फूड में मौजूद होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह एनर्जी सोर्स के तौर पे काम करते हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर। फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी जब हम खाते हैं कोई भी खुराक जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे अंदर जाके उनकी ब्रेक डाउन होती है, शुगर्स में चेंज होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, वो फर्दर जो है ना ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, तो मसल्स यूज़ करते हैं उन्हें एज एन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी सोर्स के तौर पे मसल्स यूज़ करते हैं। और बाकी अगर कोई शुगर्स जो हैं वो बच गई हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इजाफी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उनको ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, लिवर में किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और फिर फैट में भी चेंज किया जाता है एक्स्ट्रा शुगर्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को, जो कि मोटापा का सबब बनती हैं। उसके बाद फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस बता देती हूँ। कुछ यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर सकी थी, मैं आपको बोल देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जी लेक्चरर केमिस्ट्री के पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप लोग नोट कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को देख के आपको समझ आएगी कि आपको चैप्टर को किस तरह तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर ऑफ़ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन डेका पेप्टाइड। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स in डेकापेप्टाइड। तो इसमें आपके पास आंसर है जी 9। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होते हैं डेकापेप्टाइड में, 9 नंबर ऑफ़ पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन जर्मिनेटिंग सीड्स, या फिर मोस्ट अबंडेंट इंजाइम फॉर जर्मिनेटिंग सीड्स। क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन और इंजाइम इन जर्मिनेटिंग सीड्स। तो ये आपके पास है लाइपेज और एमाइलेज। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके पास, न्यूक्लियोसाइड इज़ कंपोज्ड ऑफ व्हाट। न्यूक्लियोसाइड इज़ कंपोज्ड ऑफ बेस एंड शुगर। न्यूक्लियोसाइड इज़ कंपोज्ड ऑफ बेस एंड शुगर। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लियोसाइड किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, तो ये बेस प्लस शुगर पे मुश्तमिल होता है, बेस प्लस शुगर। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोजीशन ऑफ एटम इज़ चेंज्ड अराउंड 1 कार्बन एटम इन शुगर पेयर इज़ कॉल्ड। अच्छा, अगर आपके पास 2 शुगर्स हों, ठीक है, यानी कि 2 कार्बोहाइड्रेट्स हों और दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस हो कि एक ही कार्बन एटम के ऊपर एटम्स की पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो जो एक पेयर बन जाता है 2 शुगर्स का, वैसे तो वो सिमिलर हैं, जस्ट एक कार्बन के ऊपर कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, तो उनको हम क्या कहेंगे, दोनों स्ट्रक्चर्स को, दोनों का जो आपके पास शुगर्स हैं दोनों, उनको हम एपीमर्स कहते हैं। ठीक है, एपीमर्स।
एपीमर्स। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय हीटिंग बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय हीटिंग बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड को हीट करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? लैक्टोन बनता है, लैक्टोन। इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। कौन सी बेस होती है जो आरएनए पे प्रेजेंट होती है डीएनए में नहीं होती? तो वो होती है जी यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 7 है एंजाइम्स हैव पॉलीपेप्टाइड्स। एंजाइम्स के अंदर जो भी गिवन ऑप्शंस थे वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स आंसर था इसका, पॉलीपेप्टाइड्स, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं ना। उसके बाद जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ नॉट क्लासीफाइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आरएनए। आरएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा नहीं है गिवन ऑप्शन में से? तो इसमें आपके पास आंसर था थायमीन। क्वेश्चन नंबर 9 डाइजेशन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन इज़ एडेड बाय। इंटेस्टाइन में फ़ैट की डाइजेशन किस चीज़ की हेल्प से होती है? कौन सा प्रोसेस है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस से डाइजेशन होती है फैट्स की इन इंटेस्टाइन्स। क्वेश्चन नंबर 10 लिपिड्स आर लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स ऑफ। लिपिड्स होते हैं लॉन्ग फैटी एसिड्स चेंज होते हैं, चेन्स होती हैं किस चीज़ की? एस्टर्स की, एस्टर्स। तो ये आपके पास था जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है मिल्क कर्डल ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ। आंसर है जी लैक्टोज, क्योंकि मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्च एंड शुगर कॉन्स्टिट्यूएंट। स्टार्च एंड शुगर कॉन्स्टिट्यूट कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर और स्टार्च किस क्या चीज़ें हैं? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसका आंसर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 13 फॉर्मिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन। जो भी ऑप्शंस थे सोर मिल्क में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास विच इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम ओसाजोन। तो इसमें मैं आपको गिवन ऑप्शंस बता देती हूँ, आपने ऐसा करना है आंसर ढूंढ लेना है। ओसाजोन के अंदर कौन सी चीज़ नहीं प्रेजेंट? ओसाजोन के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है जो नहीं प्रेजेंट ओसाजोन के स्ट्रक्चर में? ये है जी ऑप्शन नंबर 1 है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर 2 है फ्रुक्टोज, नंबर 3 सुक्रोज एंड नंबर 4 इज़ लैक्टोज। ठीक है, इसको सर्च कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 विच वन इज़ कोपोलीमर। कोपोलीमर कौन कौन सा है? तो ये अभी हम पढ़ भी रहे हैं, डिटेल में भी आप लोग देख लेंगे। तो इसका आंसर आपने मुझे बताना है कमेंट्स में, मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ कौन सा इनमें से कोपोलीमर है। ठीक है, पहला ऑप्शन है नायलॉन 6। ठीक है, नायलॉन 6 है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है नायलॉन 6 नायलॉन 6। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड और फोर्थ ऑप्शन है पॉलीस्टायरीन। तो इनमें से कौन सा जो है वो आपके पास कोपोलीमर है? कोपोलीमर को का मतलब होता है कंबाइनिंग टुगेदर, मीन के दो जो मोनोमर से मिल के बना हो, दो टाइप के मोनोमर से। तो वो कौन सा है? नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टायरीन। वैसे तो इसके नेम से ही पता चल रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 16 है विच अमाइनो एसिड डू नॉट फॉर्म अल्फ़ा हेलिक्स। कौन से अमाइनो एसिड्स अल्फ़ा हेलिक्स नहीं बनाते? ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर भी आप लोग मुझे खुद बताएंगे। एक तो है विलाइन, दूसरा है प्रोलिन और थर्ड ऑप्शन है आपके पास टायरोसिन
और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इनमें से आपने मुझे आंसर बताना है। ये 16 क्वेश्चंस थे जो कि पास्ट पेपर्स में से लिए मैंने, लेक्चरर केमिस्ट्री के पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में से। अब हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन को आप लोग माइंड में रखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आप सही डायरेक्शन में ठीक तरीके से तैयारी कर सकेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स हम डिटेल में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स, सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमने देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स, सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेचर ऑफ मोनोमर्स के लिहाज से एक होते हैं होमो पॉलीमर्स। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब ऐसे पॉलीमर जो कि सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स से मिलके बने हों, और जिस प्रोसेस से ये बनते हैं उसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, सॉरी, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसीटेट जो है, इससे हमारे पास जो पॉलीमर बनता है वो बनता है पॉलीविनाइल, यहाँ पे पॉलीविनाइल एसीटेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, पॉलीविनाइल एसीटेट। विनाइल एसीटेट की कंडेंसेशन से, सॉरी, पॉलीमराइजेशन से पॉलीविनाइल एसीटेट बनता है और ये एक होमो पॉलीमर है। विनाइल एसीटेट का फार्मूला आपके पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर विनाइल, ये विनाइल ग्रुप हो गया, हाँ, और इसके साथ आपका एसीटेट ग्रुप लगा हुआ होगा COCH3। ठीक है, तो अब ये इसको रिपीटिंग यूनिट के तौर पे यहाँ पे शो किया हुआ स्ट्रक्चर में बाहर हमने N लिख दिया है कि ये बहुत से जब मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो एक पॉलीमर बनेगा। ये विनाइल एसीटेट था, तो इससे बनने वाला जो पॉलीमर है वो पॉलीविनाइल एसीटेट होगा। यहाँ पे आपने होमो पॉलीमर्स और उनके मोनोमर्स को याद करना है। होमो पॉलीमर जो फर्स्ट आपके पास है वो पॉलीइथाइलिन है। इसका जो मोनोमर होता है जिसके रिपीट होने से बार बार ये पॉलीइथाइलिन बनता है वो है जी इथाइलिन, यानी कि मोनोमर का नेम इथाइलिन है और पॉलीमर का नेम पॉलीइथाइलिन है। पॉलीविनाइल एसीटेट जो है, सॉरी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड। पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर होता है स्टाइरीन, और स्टाइरीन को हम विनाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसका आपके पास मोनोमर होता है एक्राइलोनाइट्राइल। और टेफ्लॉन, जिसको हम पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन भी कहते हैं, इसका मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट आपके पास सेकंड टाइप आ जाती है कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स को मीन कंबाइनिंग टुगेदर, और इसमें जिस प्रोसेस से ये पॉलीमर्स बनते हैं उसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। दो डिफरेंट मोनोमर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो विनाइल एसीटेट और दूसरा डाई ब्यूटाइल मेलिएट, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपके पास जो पॉलीमर बनेगा वो होगा कोपॉलीमर। आगे फर्दर इसकी डिटेल देखें तो एग्जाम्पल्स आपके पास डेक्रोन है, नाइलॉन 66 है और बैकलाइट है। यहाँ से आपको जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन था उसका आंसर भी मिल गया होगा। डेक्रोन, नाइलॉन 66 और बैकलाइट जो हैं ये कोपॉलीमर्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ डिटेल बताइए कि डेक्रोन, या जिसको पॉलिएस्टर भी कहते हैं, डेक्रोन का ही नेम है दूसरा पॉलिएस्टर, इसके मोनोमर्स कौन कौन से हैं? इसके मोनोमर्स हैं टेरिफ्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, और दूसरा था नाइलॉन 66, इसके मोनोमर्स हैं एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। और थर्ड आपके पास बैकलाइट है। बैकलाइट के मोनोमर्स होते हैं फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, और ये बैकलाइट का स्ट्रक्चर है। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड जब आपके पास n तादाद में मिलते हैं, वाटर की एलिमिनेशन होती है NaOH की प्रेजेंस में, तो बैकलाइट बनता है। और बैकलाइट का हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। ठीक है, उसके बाद जी क्लासिफिकेशन ऑफ कोपॉलीमर्स है। कोपॉलीमर्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। रैंडम कोपॉलीमर्स होते हैं, ब्लॉक कोपॉलीमर्स। रैंडम मीन के इसमें रैंडम स्ट्रक्चर होता है, दोनों जो मोनोमर्स हैं वो रैंडमली ज्वाइन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ ब्लॉक में, ब्लॉक्स की फॉर्म में। ये पहले ब्लू वाले आए, फिर रेड वाला ब्लॉक आया, फिर ब्लू वाला ब्लॉक आया। और अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स में आपके पास वन देन अदर, वन एंड देन अदर, फर्स्ट और फिर सेकंड, इस तरह रिपीट होते रहते हैं। और ग्रेडियंट कोपॉलीमर में थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसकी टाइप्स के नेम जस्ट याद कर लेने हैं, कोपॉलीमर की डिटेल नहीं देखनी हमने। फिर है जी टर्पोलीमर्स। टर्पोलीमर, टर्प का मतलब होता है 3, टर्शरी से निकला है ना। 3 डिफरेंट मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं, डिफरेंट तरह से कंबाइन करते हैं, तो वो आपके पास जो पॉलीमर बनता है उसको हम कहते हैं टर्पोलीमर। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड केयरफुली, इसमें ज़्यादा केयरफुली कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को। और इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है जी 3 जो मोनोमर्स हैं जो कि कंबाइन करेंगे और पॉलीमर बनाएंगे। आपके पास 3 मोनोमर्स हैं, ब्यूटाइल एक्राइलेट और मैथ एक्राइलेट और एक्राइलिक एसिड। तीनों के स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे बता दिए। तीनों जब आपस में मिलेंगे तो एक टर्पोलीमर बनेगा जो कि हाईली टफ होता है, वेदर रेजिस्टेंट पेंट के तौर पे से यूज़ किया जाता है जो टर्पोलीमर्स होते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट
आपके पास आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। दूसरी क्लासिफिकेशन जो आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वो दो टाइप्स थी, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और दूसरा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं? जिनको अगर हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और अगर हम कूलिंग करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स वो होते हैं कि जिनको अगर हीट करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं और इनको दोबारा सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। इनको जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को रिमॉल्ड किया जाता है, रिकास्ट और रीशेप किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग ऐसे करैक्टरिस्टिक शो नहीं करते। थर्ड जो इनका इनका जो डिफरेंस है वो ये है कि जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं इनकी, और जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। लेस ब्रिटल होते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और सोलुबल होते हैं कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जबकि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं ये ज़्यादा ब्रिटल होते हैं और इनसोलुबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन मतलब कि प्रोसेस से उनकी फॉर्मेशन होती है, और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से उनकी फॉर्मेशन होती है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं इनका, और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का 3 डायमेंशनल क्रॉस्ड लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में आपके पास एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन 66, टेफ्लॉन एंड पॉलीविनाइल एस्टेट वगैरह स्टाइलिन वगैरह आ जाते हैं। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में बैकलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, टेरिलीन और एपॉक्सी रेजिन्स वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। वेलिस ह्यूम वेलिस ह्यूम या WH कैरोथर्स भी इनको कहते हैं, उन्होंने 1929 में सजेस्ट की थी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स की बेस पे पॉलीमराइजेशन की क्लासिफिकेशन की थी कि 2 टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है, और ही इज़ इन्वेंटर ऑफ मैनी पॉलीमर्स जैसे कि नायलॉन 66, पॉलिएस्टर वगैरह के इन्वेंटर भी हैं ये, और ये लीडर थे, ड्यूपॉन्ट इंस्टीट्यूट के लीडर थे, और उन्होंने सजेस्ट किया था 2 टाइप की पॉलीमराइजेशन होती है, एक एडिशन और दूसरा कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस अगर हम देखें इसकी डिटेल, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन ये अनसैचुरेटेड मोनोमर्स इसमें कंबाइन करते हैं इस प्रोसेस में, मीन के जो हमारे मोनोमर्स उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा वो अनसैचुरेटेड होंगे, और इसमें एलिमिनेशन नहीं होती स्मॉल मॉलिक्यूल्स की। इस प्रोसेस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन नहीं होती, अनसैचुरेटेड मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते हैं। अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो फिर वो उनकी जब कम्बिनेशन आपस में होती है तो कंबाइन करने के बाद वो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा डबल की बजाय। ठीक है, इसमें आपके पास एग्जांपल विनाइल बेंजीन जिसको हमने स्टाइरीन कहा है। जब विनाइल बेंजीन N मॉलिक्यूल इसके आपस में कंबाइन करेंगे तो ये पॉलीस्टाइरीन बनेगा। ठीक है, या पॉलीविनाइल बेंजीन, नहीं पॉलीविनाइल बेंजीन इसको नहीं कहेंगे, पॉलीस्टाइरीन कहेंगे। और पॉलीस्टाइरीन आपको याद होगा कि पीछे भी हमने देखा कि ये एक एडिशन पॉलीमर भी है और होमो पॉलीमर भी है। पीछे वाली क्लासिफिकेशन को भी अपने माइंड में रखना है। फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और फ्री रेडिकल या आयनिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में, और जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, 3 स्टेप्स में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। सारे जो एटम्स होते हैं मोनोमर्स के वो प्रेजेंट होते हैं पॉलीमर के अंदर, क्योंकि इसमें हमने पहले ही बता दिया कि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन नहीं होती, जस्ट मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते हैं और कोई भी साइड प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बनते। तो इस वजह से जितने एटम्स पर मोनोमर्स मुश्तमिल होते हैं वो सारे के सारे एटम्स जो हैं पॉलीमर्स में भी मौजूद होते हैं। लेंथ ऑफ चेन इंक्रीजेज फ्रॉम वन साइड, चेन की लेंथ सिर्फ एक ही साइड से इंक्रीज करती जा रही होती है, मीन कि सिर्फ एक ही साइड से मजीद मोनोमर्स अटैच होते जा रहे होते हैं। मैकेनिज्म अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पे हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखेंगे। वैसे इस प्रोसेस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अलावा आयनिक मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व होता है, और वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है। एक कैटायनिक मैकेनिज्म होता है, एक एनायनिक मैकेनिज्म होता है, वो हम हायर लेवल पे पढ़ते हैं। यहाँ पे FSC लेवल पे हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को देखेंगे। कैटलाइज्ड बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स टू गिव, अच्छा जी, इसमें जो है ना ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की थर्मल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है, और इसमें हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और फिर वही फ्री रेडिकल्स आगे फर्दर इन्वॉल्व होते हैं, मैकेनिज्म प्रोसीड करता है। कॉमनली यूज ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स जो हैं वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपके पास कॉमनली यूज ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स हैं। टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड है या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड। ये टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड है, ये टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, 2 ऑक्सीजन आ गया सेंटर में, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। और यहाँ पे जो है वो आपके पास है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल ग्रुप,
यहाँ पे, और यहाँ पे भी बेंजाइल ग्रुप, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन सेंटर में, तो ये बेंजाइल पेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड एंड बेंजाइल पेरोक्साइड जो है ये बेस्ट ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स हैं जो कि इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन। इसमें आप देखें कैटलिस्ट है हमारे पास, इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल या फिर बेंजाइल पेरोक्साइड को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको जब हीट करेंगे तो इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी, यहाँ से ये रेडिकल बनेगा, और फिर फर्दर इसमें जब रीअरेंजमेंट होगी रेडिकल में, कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ से इवॉल्व हो जाना है और यहाँ पे 2R रेडिकल्स बन जाएंगे। प्रोपोगेशन के स्टेप में जो R रेडिकल वहाँ पे बना था कैटलिस्ट का, उसने जो हमारा मोनोमर है उसके साथ रिएक्ट करना है, उस पर अटैक करना है, और इस तरह से कुछ रीअरेंजमेंट होगी कि आपका जो R है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ से जो इसका ये अनसैचुरेशन थी, ये जो डबल बॉन्ड था, ये सिंगल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से एक न्यू रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है, इस कार्बन का यहाँ पे बॉन्ड टूटा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ने R के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये एक न्यू रेडिकल बना। प्रोपोगेशन में ही नेक्स्ट ऐसा होगा कि ये जो न्यू रेडिकल बना था वो एक और जो हमारा मोनोमर का मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो रेडिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उसके साथ रिएक्ट करके उसके साथ अटैच हो जाएगा और एक ही साइड से चेन की लेंथ बढ़ेगी, और इस तरह से ये दोनों आपस में अटैच होंगे और एक न्यू जो है वो रेडिकल बन जाएगा। टर्मिनेशन स्टेप में बहुत से रेडिकल्स आपस में कंबाइन करेंगे और फाइनली जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में चेंज होते जाएंगे, और इस तरह से ये पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी सेकंड टाइप ऑफ, ये इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, इनको लिख के ना स्ट्रक्चर्स को इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ बैठ जाएगी, और अगर आप वैसे इसको समझ सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस की फिर ज़रूरत नहीं है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है सेकंड। मोनोमर्स विद फंक्शनल ग्रुप्स कंबाइन। अच्छा, इस उसमें था ना कि मोनोमर्स जो है वो अनसैचुरेशन वाले मोनोमर्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, जो प्रीवियस हमने पढ़ी है, जो कि आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन थी। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर जो मोनोमर्स वो वाले जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। अब वहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे वाटर या जैसे CH3OH है, मिथाइल अल्कोहल वगैरह, इनकी एलिमिनेशन होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन भी होगी। कंडेंसेशन या कोपोलीमर जो है वो बनते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर या कोपोलीमर की फॉर्मेशन होती है इस प्रोसेस के अंदर, और एटम्स जो पॉलीमर्स में प्रेजेंट होते हैं वो मोनोमर से हमेशा कम होंगे, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ से एज अ बाई प्रोडक्ट इवॉल्व हो जाएंगे। एग्जांपल देखें तो पॉलिएस्टर फॉर्मेशन है एग्जांपल, और पॉलिएस्टर फॉर्मेशन के अंदर आपके पास जो है वो यहाँ पे ये दो मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं, एक है टेरिफ्थैलिक एसिड और दूसरा है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये टेरिफ्थैलिक एसिड है और दूसरा इथाइलिन ग्लाइकोल है। दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि एक अल्कोहल है उसमें से हाइड्रोजन आना है, और फिथैलिक एसिड एसिड और अल्कोहल का बेसिकली ये रिएक्शन है, और इसमें जो है ना आपके पास एस्टर बनेगा और वाटर की एलिमिनेशन होगी, और इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास होगा पॉलीएस्टर। ठीक है, जब भी एक अल्कोहल और एक एसिड आपस में कंबाइन करते हैं तो इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसमें एस्टर बनते हैं। ये मैंने जनरल सा इसका यहाँ पे बता भी दिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलते हैं, एस्टरिफिकेशन इसे कहते हैं, और एस्टर बनता है इससे। ठीक है, तो ये जो आपके पास एस्टर बन गया ऊपर वाले दोनों स्ट्रक्चर से, इसको हम पॉलीएस्टर कहते हैं। इसका नेम PET भी है, इसका नेम टेरिलीन भी है, इसका नेम डेक्रोन भी है। ठीक है, ये सारे, और इसका नेम लेवसॉन भी है। तो ये सारे नेम्स आपने याद करने हैं। उसके बाद जी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये याद रखिएगा बेंजोइक एसिड का फार्मूला और फिथैलिक एसिड का फार्मूला। ठीक है, या इसको थैलिक एसिड भी कहते हैं। और फिर उसके बाद मीन कीजिए COOH, इस पर एक लगा हुआ है, इस पर 2 COOH लगे हुए हैं, और ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ पे मेटा पे लगा दें COOH, तो फिर आपके पास आइसोथैलिक एसिड आ जाता है, यानी कि 1,3 होगा। ये जो आपके पास सेकंड था ना, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, थर्ड बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर फिर बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना तो उसको हम टेरिफिथैलिक एसिड कहते हैं, टेरिफिथैलिक एसिड। ठीक है, तो ये जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया था। उसके बाद जी PET जो हम कहते हैं इसको, पॉलिएस्टर को PET, तो PET क्या है? ये पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट। ठीक है, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट है, और टेरिलीन जो है इसका नेम ये टेरिफ्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। टेरिफ्थैलिक एसिड में से टर ले लें और इथाइलिन में से Y और लीन ले लें, तो ये आपके पास टेरिलीन बन जाता है। और UK में से यूज़ किया जाता है इस नेम को। डेक्रोन जो है USA या अमेरिका में इसका नेम डेक्रोन यूज़ किया जाता है, और लेवसन जो है ये रशिया में इसका नेम यूज़ किया जाता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय WH कैर्थर्स।
WH कैर्थर ने इसे इन्वेंट किया था, यानी कि डेक्रोन को। सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, फिर फर्दर सिंथेटिक पॉलीमर्स की डिटेल हमने देखनी है। सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का हमने पीछे भी देखा कि विनाइल क्लोराइड जब n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड्स आपस में कंबाइन करेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन याद कर लीजिएगा 52 डिग्री सेल्सियस एंड 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो आपके पास जो पॉलीमर बनेगा उसको हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक एडिशन पॉलीमर है, ये एक होमो पॉलीमर है और ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ये इनकी करैक्टरिस्टिक्स, इनके नेम्स वगैरह बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, MCQs में किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर्स वगैरह जब हम ऐड करते हैं ना, तो इनका मकसद ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी या प्लास्टिसिटी को इंक्रीज़ करना, पॉलीमर्स की फ्लेक्सिबिलिटी या प्लास्टिसिटी को इंक्रीज़ करना। यूजेस देखें पॉलीविनाइल क्लोराइड के, तो फ्लोर कवरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पाइप्स में यूज़ किया जाता है, ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है इसे। नेक्स्ट आपके पास पॉलीस्टाइरीन आ जाता है, और पॉलीस्टाइरीन में आप स्टाइरीन लेंगे यानी कि विनाइल बेंजीन लेंगे, उसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और डाईबेंजोइल पेरोक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो आपके पास जो है पॉलीस्टाइरीन बनेगा, जो कि एक एडिशन पॉलीमर भी है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी है और होमो पॉलीमर भी है। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट की एब्सेंस में करेंगे ये रिएक्शन, तो फिर हम 50 डिग्री सेल्सियस की बजाय 132 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है। और इसके यूजेस देखें ना, पॉलीस्टाइरीन के यूजेस देखें तो फूड कंटेनर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक बॉटल्स बनाई जाती हैं, टॉयज़ और पैकिंग मटेरियल बनाए जाते हैं। इसके अलावा डिस्पोजेबल प्लेट्स और ग्लासेस वगैरह भी बनाए जाते हैं। पॉलीविनाइल एसीटेट PVA भी जिसे हम कहते हैं पॉलीविनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट से ये बनता है। n नंबर ऑफ विनाइल एसीटेट लेंगे तो उनकी पॉलीमराइजेशन से हमारे पास पॉलीविनाइल एसीटेट बनेगा। और पॉलीविनाइल एसीटेट जो है ये कलरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक रीज़न है और ये लेस ड्यूरेबल है देन प्लास्टिक, और ये इनिशियल स्टेज होती है प्लास्टिक की, ठीक है। प्लास्टिक फॉर्मेशन के दौरान जो स्टार्टिंग में या रॉ मटेरियल आप कह लें, तो उसको जो है ना हम पॉलीविनाइल एसीटेट कह सकते हैं, मीन कि ये फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंची होती ये वाली स्टेज। सप्लाइड इन अ नंबर ऑफ ग्रेड्स डिफरिंग इन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिफरेंट ग्रेड्स में से सप्लाई किया जा सकता है जिनमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का डिफरेंस होता है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मीन कि इसमें नंबर ऑफ़ मोनोमर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। और रेजिन हैज़ अ करैक्टरिस्टिक ओडोर, इसका एक स्पेसिफिक जो है वो ओडोर होता है। यूजेस देखें तो एडहेसिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, बाइंडर फॉर इमल्जन पेंट्स, यानी कि वाटर बेस्ड पेंट्स जो होते हैं उनको इमल्जन्स कहते हैं, तो उनमें बाइंडर के तौर पे भी इसे यूज़ किया जाता है, एडहेसिव्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंथेटिक पॉलीमर है वो है जी एक्राइलिक रेजिन। एक्राइलिक रेजिन जो है, रेजिन्स की वैसे हम टाइप देखें ना तो 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक्राइलिक रेजिन्स होते हैं, फिनोलिक रेजिन्स होते हैं और इपॉक्सी रेजिन्स होते हैं। फिनोलिक रेजिन्स में आपके पास बहुत बेस्ट एग्जांपल है बैकलाइट, फेमिलियर एग्जांपल है, मीन कि आप इसको जानते हैं पहले से। अच्छा जी, अब हम जो पढ़ रहे थे ना अपना एक्राइलिक रेजिन्स, उसमें मोनोमर्स की बात करें तो एक्राइलिक एसिड, मिथाइल मेथाक्राइलेट और विनाइल साइनाइड, यानी कि एक्राइलो नाइट्राइल जो है ये इसमें मोनोमर्स होते हैं। एक्राइलिक रेजिन्स आर क्लोजली रिलेटेड टू विनाइल रेजिन्स। एक्राइलिक रेजिन्स जो हैं वो विनाइल रेजिन्स के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। और इसके यूजेस देखें तो प्लास्टिक्स, पेंट्स फॉर कार इंडस्ट्री, वाटर बेस्ड वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स के तौर पे इन्हें यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक और रेजिन्स में क्या डिफरेंस होता है, जो प्लास्टिक्स होते हैं ना ये फाइनल शेप होती है रेजिन की, और रेजिन्स जो होते हैं ये अनप्रोसेस्ड प्लास्टिक को हम कहते हैं। प्लास्टिक्स ज़्यादा ड्यूरेबल हैं और रेजिन्स जो हैं लेस ड्यूरेबल्स हैं। प्लास्टिक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मटेरियल होता है और रेजिन्स जो होते हैं ये नेचुरल कंपाउंड या आप रॉ मटेरियल इसे कह लें। पॉलीस्टर रेजिन्स है। नेक्स्ट, एसिड और अल्कोहल जब आपस में मिलते हैं तो एस्टर और वाटर बनता है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया। और एसिड यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एरोमेटिक बाईफंक्शनल एसिड होगा, जैसे टेरथैलिक एसिड है जिसका स्ट्रक्चर हमने पीछे भी देखा था। और इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे ना अल्कोहल के साथ, ये भी बाईफंक्शनल ही है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल जिसे हम कह रहे हैं इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। और ये जो आपके पास एसिड था ये बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था, या जिसको हम टेरथैलिक एसिड कह रहे थे। तो दोनों आपस में मिलेंगे ना तो आपके पास टेरिलीन या डेक्रोन बनेगा, ये पीछे भी हमने देखा है, जिसको पॉलीएस्टर भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो C डबल बॉन्ड O और O के दरमियान जो बॉन्ड है इसको हम एस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक है।
यूजेस देखें इसके तो क्लॉथिंग में यूज़ किया जाता है, ब्लेंड विद कॉटन और वूल, मेकिंग वाटर टैंक्स, ठीक है। इसके अलावा वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं। क्लॉथ्स में 60% कॉटन और 40% जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। और जो इससे क्लॉथ्स बनते हैं वो ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाते हैं, रिंकल फ्री होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। नेक्स्ट जी, पोलीअमाइड रेज़न या नायलॉन जिसे हम कहते हैं कॉमनली, फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ पोलीअमाइन। पोलीअमाइन की कंडेंसेशन से बनने वाला ये रेज़न है पोलीअमाइड रेज़न विद एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और पोलीअमाइन की आपस में कंडेंसेशन जब होगी तो पोलीअमाइड रेज़न बनेगा या नायलॉन। एग्जांपल देखें तो इसमें नायलॉन 6 आ जाती है। एग्जांपल, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है ये, इंट्रोड्यूस्ड बाय W.H. कैरोथर्स एंड हिज टीम इन डिपॉन्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल देखें, एडिपिक एसिड जो है इसका फार्मूला होता है कि यहाँ पे COOH है एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी COOH है और सेंटर में आपके पास 4 कार्बन आ जाते हैं, यानी कि 4 CH2 ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसको हम हेक्सेन 16 डायोइक एसिड कहते हैं। हेक्सेन 16 डायोइक एसिड एडिपिक एसिड जो है इसको कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसका यूनिट है वो है हेक्सा मिथाइलिन डायामीन, और इसको हम हेक्सेन 16 डायामीन भी कहते हैं। ये दोनों एंड्स पे जो है ना आपके पास NH2 है, डायामीन ये हो गया, और हेक्सेन 6 कार्बन CH2 हैं सेंटर में 6, ठीक है। तो हेक्सेन 16 डायामीन या हेक्सा मिथाइलिन डायामीन जो कि एक बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, दोनों का रिएक्शन होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट और वाटर की प्रोडक्शन होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, ये सॉल्ट और वाटर की प्रोडक्शन होगी, और फाइनली आपके पास नायलॉन 6 की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप कंडीशन याद रख लें, 280 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ होता है, और नायलॉन 6 साल्ट बनता है पहले आपके पास ये वाला, और फिर फर्दर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नायलॉन 6 में कन्वर्ट होता है जिसका ये वाला फार्मूला है, और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है आपके पास, C++ CH2 4, C++ NH, देन CH2 6 और देन NH। ये ऊपर जो भी स्ट्रक्चर था ना उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके मीन के उसी में थोड़ी सी चेंजेस करके देख लेना कि पहले जो है एडिपिक एसिड और फिर जो है मिथाइलिन डायमीन, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर आ गया, जस्ट उनमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया और दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया तो नायलॉन 6 बन जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट, पोलीअमाइड्स का जो जेनरिक या फैमिली नेम है इनको नायलॉन्स कहते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर है वो नायलॉन 6 है। अच्छा, सिल्क और नायलॉन 6 में क्या डिफरेंस है? सिल्क जो है ये प्रोटीन है, नायलॉन 6 पोलीअमाइड है। सिल्क जो है ये नेचुरल फाइबर है, नायलॉन 6 सिंथेटिक फाइबर है। सिल्क पोलीअमाइड लिंकेज रखता है, ये भी रखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा इनके डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ याद कर लीजिएगा। बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ द कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 इज ऑब्टेन। कैप्रोलैक्टम जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, इसकी अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो फिर हमारे पास नायलॉन 6 ऑब्टेन्ड होता है। नायलॉन 6 जो है वो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन से ऑब्टेन होता है। अच्छा जी, नायलॉन 6 को बनाया तो पहले गया था लेकिन इन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1939 में, ठीक है। नायलॉन 6 जो है इसको इसका जो नेम है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल जो कि है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो दोनों में 6 कार्बन एटम्स हैं तो इस वजह से इसको नायलॉन 6 कहते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल जो इसके मोनोमर्स हैं दोनों में 6 कार्बन एटम्स हैं। यूजेस देखें तो नायलॉन 6 को टेक्सटाइल फाइबर के तौर पे यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और टफनेस ज़्यादा होती है। इसके अलावा एब्रेशन रेजिस्टेंस होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो इस वजह से इसे टेक्सटाइल फाइबर के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जी हमारे पास हैं एपॉक्सी रेजन्स मेड बाय कंडेंसिंग एपीक्लोरोहाइड्रिन विद डाईफिनाइलोल प्रोपेन। एपीक्लोरोहाइड्रिन को डाईफिनाइलोल प्रोपेन के साथ जब कंडेंस किया जाता है तो एपॉक्सी रेजन्स बनते हैं। अब एपीक्लोरोहाइड्रिन एंड डाईफिनाइलोल प्रोपेन जो है इनके स्ट्रक्चर देख लें। एपीक्लोरोहाइड्रिन है और डाईफिनाइलोल प्रोपेन है, डाईफिनाइलोल और ये आपके पास 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, और ये है जी एपीक्लोरोहाइड्रिन, ठीक है। दोनों की कंडेंसेशन होगी, वाटर का रिमूवल होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, NaOH की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, और दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ये आपके पास यहाँ से ये वाला सारा पार्ट आएगा,
ठीक है, और CH2 तक, और क्लोरीन ने निकल जाना है। फिर यहाँ से HCl निकलेगा बेसिकली, और यहाँ से ये वाला सारा पार्ट फिर आगे ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ। तो आगे फर्दर फिर इसका एक और यूनिट जो है वो यहाँ से दूसरी साइड से भी हाइड्रोजन निकलेगा ना, तो एक और जो है एपिक्लोरोहाइड्रिन का एक और यहाँ से पार्ट अटैच होगा। तो ये आपके पास बन जाएगा जी एक पॉलीमर, और जो है ना इसकी DP होती है 2, बल्कि 3 हो जाएगी। 3 मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं, और 1 और 2 DP वाले जो होते हैं ना ये कलर्ड लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी इपॉक्सी रीजन्स हैं की डिटेल्स है। इपॉक्सी रीजन्स आर फंडामेंटली पॉली ईथर्स। ये फंडामेंटली पॉली ईथर्स हैं क्योंकि इनमें ईथर लिंकेज पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये कार्बन होगा और ये ऑक्सीजन सेंटर में, और फिर ये कार्बन COC बॉन्ड जो होता है वो ईथर लिंकेज होती है, ठीक है। पॉलीथर्स होते हैं बट नॉट कॉल्ड पॉलीथर रीजन्स, लेकिन इनको हम पॉलीथर रीजन्स नहीं कहते, इनको हम इपॉक्सी रीजन्स कहते हैं बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल में वो एक 3 कार्बन की रिंग बन रही थी, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है, तो इसको हम इपॉक्सी ग्रुप की वजह से ही इपॉक्सी रीजन कहते हैं। इपॉक्सी ग्रुप रिटेन एज सच इन स्ट्रक्चर, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इपॉक्सी रीजन्स एंड नॉट कॉल्ड पॉलीथर रीजन्स। यूजेस देखें तो इनको कोटिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है, इनकी टफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, एडहेशन और केमिकल इनर्टनेस की वजह से, क्योंकि इनमें ईथर लिंकेज पाई जाती है, और केमिकल रेजिस्टेंट भी होती है इनकी। केमिकल रेजिस्टेंट कोटिंग के तौर पे भी इन्हें यूज़ किया जाता है, क्योंकि केमिकल्स के साथ फिर ये रिएक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू ईथर लिंकेज। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मटेरियल के तौर पे इन्हें यूज़ किया जाता है थर्मल पावर स्टेशंस में भी, एंड इन पैकिंग मटेरियल आर कोटेड विद इपॉक्सी पेंट्स। उसके बाद डैम्स, ब्रिजेस और फ्लोर वगैरह जो हैं इनको पेंट किया जाता है इपॉक्सी रीजन्स के साथ। इंडस्ट्रियल मटेरियल्स और इसके अलावा थर्मल पावर स्टेशंस वगैरह में इपॉक्सी पेंट्स को यूज़ किया जाता है पैकिंग मटेरियल वगैरह की कोटिंग के लिए, और डैम और ब्रिजेस और फ्लोर वगैरह के ऊपर पेंटिंग के लिए इपॉक्सी रीजन्स को यूज़ किया जाता है। ये याद रखिएगा इनका डिफरेंस। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसको हम कहते हैं DP, द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि किसी पॉलीमर के अंदर कितने मोनोमर्स हैं वो उसकी DP होगी। फार्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और अगर हम इसमें से DP का फार्मूला निकालें, DP को यहीं रखें और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा DP इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट और मोनोमर। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए अगर हमने DP कैलकुलेट करनी हो, तो पॉलीविनाइल का या इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, तो इसकी DP की वैल्यू दी हुई है 1000, और इसका रिपीटिंग यूनिट जो है विनाइल क्लोराइड है उसका मॉलिक्यूलर मास 63 हो जाएगा। 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12, दूसरे का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, क्लोरीन का 35.5, दोनों सबको आप प्लस करें 63 मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। DP भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है रिपीटिंग यूनिट का, लेकिन आपने पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज इक्वल टू 63, इसका जो रिपीटिंग यूनिट है उसका मास है, मल्टीप्लाई 1000 इसकी DP है, तो 63,000 जो है इसका अपना मास आ जाएगा। हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर्स जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 टू 1 मिलियन तक होता है, यूज़फुल फॉर मेकिंग प्लास्टिक, रबर एंड फाइबर, वो यूज़फुल होते हैं फॉर मेकिंग प्लास्टिक, रबर एंड फाइबर। तो ये हमारे जो सिंथेटिक पॉलीमर्स थे उनकी डिटेल हमने देख ली, और इसमें मैंने आपको पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी बताएं, इसको अच्छी तरह तैयार करें। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी था तो मैंने सोचा कि इसको कुछ पार्ट्स में कर लेंगे ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो तैयारी करते वक्त, जो है ना वो सारी चीज़ें माइंड में मिक्स ना हो जाएँ। अगर आप सेपरेटली डिवाइड करके चीज़ों को कैटेगराइज करके करेंगे तो वो आपके लिए आसानी होगी और ज़्यादा देर तक आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी, और इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी होगा। अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और एक बार फिर कहूँगी कि आप लोग अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ के, और ख़ुद को प्रूव करके अपने ऊपर भी प्रूव करें, और उन सब लोगों पे ख़ुद को प्रूव करें कि जो ये सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ख़ास तौर पे हमारा नफ्स ही हमारा दुश्मन होता है, और वही हमें अंदर से बार बार कह रहा होता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतनी पावर दी है, हमें अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया है, तो इंसान जो है ना वो बहुत पावरफुल है। बस आप अपनी पावर को जो है ना वो
कभी भी कम ना समझा करें। अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन और भरोसा रखते हुए जब भी कोई काम शुरू करें तो सबसे पहले अल्लाह ताला से मदद तलब करें और उसके बाद उसमें लग जाएं और कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। और अल्लाह ताला को कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि एक हदीस का मफ़हूम भी है कि पूछा गया कि अल्लाह ताला को कौन सा काम पसंद है, तो फरमाया गया कि वो काम जो थोड़ा किया जाए लेकिन मुसलसल किया जाए, रेगुलरली किया जाए, डेली रूटीन में किया जाए। तो आप लोग भी कंटिन्यूसली करें और अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।